दोस्त आज शुरू करने जा रहे हैं आपका 10वां प्रैक्टिस सेट है। चलिए शुरू करते हैं। ये खान सर का चल रहा है क्योंकि खान सर का जरूरी है मेरे दोस्त, ये जरूर से जरूर करेंगे, ठीक है। तो चलिए उसके बाद प्लेटफॉर्म का एक मैं ट्रेलर डाल चुका हूँ, प्रैक्टिस सेट 10 का मैं कंटिन्यू कर दूंगा, टेंशन ना लेंगे। तो चलिए इसके बाद ज़्यादा नहीं है, 5 और सेट हैं, बस क्लियर हो जाएंगे 10 के बाद। तो इसके बाद नया चालू करूँगा और लास्ट में जब एग्ज़ाम का जब आपका एक मंथ बचेगा जैसे फरवरी का, तो खान सर का एक ही बार महामैराथन चला दूंगा एकदम पूरा सेट, 15 सेट एक ही दिन का रहेगा। बस आप टाइम दीजिए, वक्त दीजिए, बस हो जाएगा। चलिएगा शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि हड़प्पाकालीन सभ्यता में विशाल स्नानागार की खोज किसने की थी। अगर हड़प्पाकालीन सभ्यता में विशाल स्नानागार की खोज किसने की थी ये बताइएगा। तो अगर आपसे पूछे स्नानागार की बात करेगा तो याद रखिएगा जॉन मार्श को याद रखेंगे। देखिए हड़प्पा कालीन में अगर सभ्यता में पूछे कि विशाल स्नानागार तो है कहाँ, मोहनजोदड़ो में, है कि नहीं। मोहनजोदड़ो में, जो कि मोहनजोदड़ो है कहाँ, वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है, सिंध के पाकिस्तान में पड़ता है। लेकिन इस समय देखिए मोहनजोदड़ो की खोज कौन किया था, राखालदास बनर्जी। लेकिन यहाँ पे है कि विशाल स्नानागार का खोज कौन है, तो जॉन मार्श। क्लियर हो गए, कोई दिक्कत नहीं। राखालदास बनर्जी का नाम आएगा, नहीं तो जॉन मार्श का आएगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिएगा आगे चलते हैं, दूसरे प्रश्न की ओर चलेंगे। दूसरा प्रश्न है अजातशत्रु के कार्यकाल में किस बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया है। इसका मैं वीडियो कर चुका हूं मेरे दोस्त, ये ध्यान रखिएगा। इसका वीडियो मैं बना चुका हूं, एक 4 बौद्ध संगीति के बारे में, है ना। तो उसी पे स्तर पे तो याद रखिएगा अजातशत्रु के कार्यकाल में किस बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। तो याद रखिएगा प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, याद रखिएगा। कहाँ हुआ था, तो राजगिरी में हुआ था, याद रखिएगा। अजातशत्रु ही शुरू किया था सबसे पहले राजगिरी में, याद रखिएगा। राजगृह में, याद रखिएगा, गृह में शुरू किया था, याद रखिएगा। ठीक है, चलेंगे आगे की ओर। तीसरे प्रश्न की ओर चलेंगे। हड़प की नीति, ठीक है, हड़प की नीति जो है सर्वप्रथम किस रियासत पर लागू की गई है, बताइएगा। किस रियासत पर लागू की गई, बताइएगा हड़प की नीति, ठीक है, सर्वप्रथम। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, सतारा पर, ये ध्यान रखिएगा। कौन किया था हड़प नीति का शुरुआत, तो डलहौजी ने किया था, याद रखिएगा। सबसे पहले सतारा जो है इसको हड़प नीति में अपनाया गया था, याद रखिएगा। आगे चलेंगे, चौथे प्रश्न की ओर चलेंगे मेरे दोस्त। चौथा प्रश्न है कि स्वतंत्रता संघर्ष, याद रखिएगा, के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संपादक या संपादक कौन थे। संस्थापक बोलिए या संपादक बोलिए, कौन थे। तो याद रखिएगा आपको उनका नाम अच्छे से पता है, लोकमान्य तिलक ने शुरू किए थे। कौन शुरू किए थे, तो लोकमान्य तिलक शुरू किए थे। केसरी जो है आपका समाचार पत्र, ये मराठी भाषा में था, याद रखिएगा, मराठी भाषा में, ये ध्यान रखिएगा। अगर एक और इनका समाचार पत्र है मराठी, ठीक है, मराठी ही इनका समाचार पत्र है, जो कि आपको अंग्रेजी में मिलेगा। किस में मिलेगा, तो याद रखेंगे अंग्रेजी में मिलता है, ये ध्यान रखिएगा। प्रकाशन जो है अंग्रेजी में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, आगे की ओर चलेंगे, पांचवें प्रश्न की ओर चलेंगे। पांचवा प्रश्न क्या बोलता है मेरे दोस्त कि कांग्रेस के नरम दल और गरम दल का समझौता किस सम्मेलन में हुआ था। मतलब नरम दल और गरम दल तो अलग हो गए थे, लेकिन समझौता कब हुआ, ये सवाल है। तो बताइएगा कांग्रेस के नरम दल और गरम दल का जो है समझौता कहाँ कब हुआ था, ये बताइएगा। तो याद रखिएगा लखनऊ अधिवेशन में नरम दल और गरम दल के जो है बीच समझौता हुआ था 1916 में। लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर हो गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं आगे की ओर, छठे प्रश्न की ओर चलेंगे। छठा प्रश्न क्या है कि किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने देश में से सती प्रथा निर्मूल की थी, मतलब हटाई थी, याद रखिएगा। सती प्रथा हटाने की जो है प्रथा चालू की थी, मतलब समाप्त करने का, निर्मूल मतलब समाप्त करने की ओर। तो कौन ऐसा ब्रिटिश गवर्नर जनरल है, बताइएगा, जो सती प्रथा को समाप्त किया था, ये बताइएगा। छठे प्रश्न का जवाब दीजिएगा। तो याद रखिएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक का नाम आता है, याद रखेंगे। जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी दिए वो सही जवाब दिए हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, याद रखिएगा। अब बताइए कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक का शासनकाल कितना से कितना रहा। तो याद रखिएगा इसका शासनकाल जो है 1828 से लेके 1835 तक रहा था, याद रखिएगा। चलिएगा, सातवां प्रश्न है कि अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया, बताइएगा। अवध में किसानों का नेतृत्व
किसने किया ये बताइएगा। तो अगर आपसे पूछे अवध में जो है किसानों का नेतृत्व जो है बाबा रामचंद्र ने किए थे, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे, बाबा रामचंद्र ने किए थे, याद रखिएगा। चलिएगा आगे की ओर चलेंगे, फटाफट चलेंगे मेरे दोस्त। प्रैक्टिस सेट करना है और डिटेल तो मैं दे ही रहा हूँ। और याद रखिएगा अगर करंट अफेयर की ज़्यादा जानकारी चाहिए तो 9 बजे आप आ जाइए, आपको 9 बजे हमेशा मिलता रहेगा करंट अफेयर डेली। आपका एसपीडी का चल रहा है, याद रखेंगे। एसपीडी का 1 जनवरी से लेके 1 दिसंबर तक का जो है चल रहा है, उसका एमसीक्यू भी करवाया जाएगा। टेंशन लगे, जनवरी में आपका वो एसपीडी खत्म हो जाएगा। आठवां प्रश्न है मेरे दोस्त। आठवां प्रश्न है, जापान में रक्तहीन क्रांति या मीजी पुनः स्थापना किस वर्ष में हुआ, मतलब किस वर्ष हुई ये पूछ रहा है। तो जापान में जो रक्तहीन क्रांति हुआ था, बताइएगा। रक्तहीन क्रांति या इसी को क्या कहते हैं, मेजी पुनः स्थापना जो है किस वर्ष शुरू हुआ था। रक्तहीन क्रांति बताइएगा। रक्तहीन क्रांति जो है कब शुरू हुआ ये बताइएगा। आठवां प्रश्न का जवाब दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी 1868 में, मतलब 1868 में, याद रखिएगा 1868 में हुआ था, याद रखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलेंगे आगे की ओर चलेंगे। 9वां प्रश्न की ओर चलेंगे। आपको अगर सार संग्रह की जानकारी चाहिए, आपका प्रीवियस ईयर तो 12 बजे चल रहा है, ये ध्यान रखिएगा। 12 बजे चलता है, ये ध्यान रखिएगा। सार संग्रह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। आइए 9वां प्रश्न कि भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर जो है था, बताइएगा। पहला गवर्नर कौन था भारत में? पुर्तगालियों का पहला गवर्नर था, कौन था ये बताइएगा। आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। तो याद रखिएगा अगर पुर्तगालियों का पहला गवर्नर की बात करेगा तो डी अल्मीडा है, याद रखिएगा। डी अल्मीडा याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे, यही होगा। डी अल्मीडा जो है 1505 ईस्वी में जो है बनाया गया था, याद रखिएगा। कब बना था? तो 1505 ईस्वी में बना था, याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। 10वें प्रश्न की ओर चलेंगे। 10वां प्रश्न है कि वित्त आयोग। 10वां प्रश्न जो है वित्त आयोग, आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे मेरे दोस्त। 4 ऑप्शन है, जवाब दीजिएगा। तो वित्त आयोग जो है क्या है ये बताइएगा, आपके लिए ये प्रश्न है। तो याद रखिएगा 10वां प्रश्न में अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। वित्त आयोग जो है केंद्र और राज्यों के बीच संसाधनों के बंटवारे का निर्णय लेता है, याद रखिएगा। यही आपका वित्त आयोग का मतलब है, याद रखिएगा। अगर वित्त आयोग पूछ रहा है तो केंद्र और राज्यों के बीच संसाधनों के बंटवारे का निर्णय है वित्त आयोग में, याद रखेंगे। आगे चलेंगे। 11वां प्रश्न के 2 ऑप्शन इधर देखेंगे और 2 ऑप्शन आपको बाद में उधर दिखाया जाएगा। तो चलिए 11वां प्रश्न का जवाब दीजिएगा। निम्न में याद रखिएगा, निम्न में से याद रखेंगे, निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है ये बताइएगा। तो निम्न में से कौन सा जो है भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है या नहीं मानी जाती है ये बताइएगा। तो आपके सामने देखिए एक लिखित संविधान और संविधान का सर्वोच्च है, मौलिक अधिकार है। तो ये दोनों तो है नहीं मेरे दोस्त, पहले क्लियर कर देता हूँ। क्योंकि देखिए भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है पूछ रहा है, तो ये दोनों तो विशेषता है, इसलिए तो इसमें पूछ रहा है। तो ये दोनों तो आंसर होगा नहीं। तो चलिए आगे दिखाते हैं दूसरा। ठीक है, संविधान का देखिए नीति निर्देशक सिद्धांत ये भी है, ठीक है। तो ये भी मतलब नहीं होगा, मतलब ये भी आंसर जो है सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो है इसका गलत है। प्रतिबद्ध न्यायपालिका जो है नहीं होगा, याद रखिएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका जो है भारतीय संविधान की जो प्रतिबद्ध न्यायपालिका विशेषता नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए लिखित संविधान की अगर बात करते हैं, जो कि लिखित संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था। लिखित संविधान याद रखेंगे, ठीक है। ये जानकारी जरूरी था, इसलिए याद रखेंगे। चलिए आगे चलेंगे, 12वां प्रश्न की ओर चलेंगे। 12वां प्रश्न क्या है कि संविधान सभा के किस नेता ने संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को, याद रखिएगा, अधिकारों को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। तो आप जानते हैं उनका नाम जो है बहुत ही प्रसिद्ध है, वो रचयिता हैं एक तरह से संविधान का। तो बताइए कौन है? तो याद रखिएगा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को कहते हैं, याद रखिएगा। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ही कहे थे हृदय और आत्मा भारतीय संविधान को, याद रखिएगा। वो भी संवैधानिक उपचार के अधिकारों को। ठीक है, आगे चलेंगे। 13वां प्रश्न की ओर चलेंगे। 13वां प्रश्न आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा कब भंग की जाती है? सही जवाब देना है। तो राज्यसभा कब भंग की जाती है ये बताइएगा, सही जवाब देना है, ये ध्यान रखिएगा। तो याद रखिएगा राज्यसभा को तो कभी भंग किया ही नहीं जाता है मेरे दोस्त। तो राज्यसभा पुण्यतः कभी भंग नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, लोकसभा भंग हो सकता है लेकिन राज्यसभा भंग नहीं हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा।
चलिएगा 14 का आंसर का जवाब दीजिएगा। 14 है कि संविधान का अनुच्छेद जो है 56 संबंधित है। तो संविधान का जो अनुच्छेद है 56 वो बताइए किससे संबंधित है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे, भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल प्रावधान से है, ये ध्यान रखेंगे। तो संविधान का अगर अनुच्छेद अगर बात करते हैं 56 का तो वो है ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे, भारत के राष्ट्रपति। देखिएगा भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल का प्रावधान है किसमें, अनुच्छेद 56 में। अगर अनुच्छेद का वीडियो मेरा नहीं देखें तो प्लेलिस्ट पे जाइए और अनुच्छेद का वीडियो देख लेंगे। चलिएगा 15 का आंसर का जवाब दीजिएगा। 15 है मतलब 15वां प्रश्न का जवाब दीजिए कि लोकतांत्रिक सरकार जो है, लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग हैं। बताइएगा लोकतांत्रिक सरकार का 3 अंग हैं, कौन कौन है ये बताइएगा। तो लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग है, कौन है ये बताइएगा। तो याद रखिएगा 15वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए जो है कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका जो है, यही आंसर आपका सही होगा मेरे दोस्त। तो याद रखिएगा लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग हैं, कौन कौन, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका है, ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए जो लगाए हैं वो सही लगाए हैं। फटाफट कर रहे हैं मेरे दोस्त कि जल्द से जल्द खत्म हो खान सर का बुक की नया प्रैक्टिस सेट चालू हो आपके लिए। 16वां प्रश्न की ओर चलते हैं, भारत के पंचायत राज प्रणाली में कितने स्तर हैं। बताइएगा भारत के पंचायत राज प्रणाली में कितने स्तर हैं। तो याद रखिएगा 3 स्तर है, ये ध्यान रखिएगा, त्रिस्तरीय कहा जाता है। अगर आपसे पूछता है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है कि 73वें संविधान संशोधन 1992, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, पंचायती राज से संबंधित है इसलिए, तो याद रख लेंगे, ठीक है। और संविधान संशोधन का भी मैं करवा चुका हूं, अगर नहीं देखें तो जाकर देख लेंगे। एक भी चीज चुकना नहीं चाहिए मेरे दोस्त, क्योंकि मैं जो भी दिया हूं बिहार एसएससी के लिए दिया हूं, स्पेशली 75 जीके के लिए, ठीक है। आगे चलेंगे 17वां प्रश्न की ओर चलेंगे। भारत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम वर्ष जो है खाली जगह है में लागू हुआ। तो बताइएगा खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है किस वर्ष लागू हुआ था, ये बताइएगा भारत में। बताइएगा 17वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा 2013 में याद रखेंगे। 2013 कब, तो 10 सितंबर 2013 में, याद रखिएगा 10 सितंबर 2013 में लागू हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। 18वां प्रश्न की ओर चलेंगे। राष्ट्रीय प्रतीक में सिंह के अलावा और कौन से जानवर जो हैं, सिंह के अलावा और कौन से जानवर जो हैं की आकृति है बताइएगा। मतलब सिंह के अलावा और कोई भी जानवर है बताइएगा राष्ट्रीय प्रतीक में, वो आकृति है, कौन है आकृति ये बताइएगा। 18वां प्रश्न की ओर चलेंगे। तो 18वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, बैल और घोड़ा का भी प्रतीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो याद रखिएगा जानवर की आकृति में बैल और घोड़ा भी होता है, ये ध्यान रखिएगा। 19वां प्रश्न है, दक्षिण गोलार्ध में उत्तर अयांत मतलब अयांत जो है बताइएगा किस दिन होता है। तो बताइएगा, तो याद रखिएगा 22 दिसंबर को होता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिएगा आगे 20वां प्रश्न की ओर चलेंगे। 20वां प्रश्न है, यदि पृथ्वी का अक्ष जो है झुका नहीं होता, अगर पृथ्वी का अक्ष जो है झुका नहीं होता तो सूर्य की किरणें केवल लंबवत पड़ती है, केवल लंबवत पड़ती है, तो किस पे पड़ती है ये बताइएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 20वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे, भूमध्य रेखा पर पड़ती है, ये ध्यान रखिएगा। कहाँ पड़ती है, भूमध्य रेखा पर पड़ती है, ये ध्यान रखेंगे। चलिएगा 20वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी हो गया, याद रखेंगे। कितना झुका होता है पृथ्वी, तो याद रखिएगा 23.5 डिग्री जो है झुका होता है, याद रखेंगे। अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री जो है पृथ्वी झुकी होती है, ये ध्यान रखिएगा। और ये जो है ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे, भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती है, ये ध्यान रखिएगा। चलिएगा आपसे एक सवाल है मेरे दोस्त, मैंने पढ़ा चुका हूँ, बताइएगा कर्क रेखा जो है कितने राज्यों से होकर जाती है, भारत के राज्यों से, बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। 21वां प्रश्न क्या है मेरे दोस्त, 21वां है, ग्रेट बैरियर रीफ जो है खाली स्थान पे में स्थित है, बताइएगा ग्रेट बैरियर रीफ जो है में स्थित है, ये बताइएगा। 21वां प्रश्न का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया में, याद रखिएगा। ग्रेट बैरियर जो रीफ है वो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ये ध्यान रखिएगा। आगे चलेंगे, बाहरी आवाजों पे ध्यान न देंगे मेरे दोस्त। 22वां प्रश्न की ओर चलेंगे। भारत का कौन सा प्रदेश जो है रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन करता है, बताइएगा। भारत का कौन सा प्रदेश जो है रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन करता है, ये बताइएगा। 22वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी केरल, याद रखिएगा केरल है, ये ध्यान रखेंगे, केरल है, ये ध्यान रखिएगा। आगे चलेंगे 23वां प्रश्न की ओर चलेंगे। विश्व का सबसे विशाल समुद्र कौन सा है, बताइएगा। विश्व का सबसे विशाल समुद्र कौन सा है, ये बताइएगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे, प्रशांत महासागर है, ये ध्यान रखिएगा। क्या है, प्रशांत महासागर है, ये ध्यान की ओर चलेंगे। निम्न में से कहाँ पर विश्व का सबसे यूरेनियम रिजर्व है, यूरेनियम रिजर्व कहाँ पे है, ये बताइएगा। 24वां प्रश्न की ओर चलेंगे। तो 24वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया में है, याद रखिएगा, याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया में है यूरेनियम रिजर्व है, याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा, याद रखेंगे। और याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया से पहले जो है कनाडा में सबसे ज़्यादा होता है, याद रखिएगा। मतलब ऑस्ट्रेलिया से पहले
कनाडा में सबसे ज़्यादा होता था, याद रखिएगा। मतलब यहाँ जवाब दे रहा है कि आंसर का जो डिस्क्रिप्शन है, मतलब जो आंसर है उनका, उनमें दे रहा है कि कनाडा में जो है ना सबसे ज़्यादा होता था पहले, अब हो गया ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो कभी भी बदल सकता है, ये ध्यान रखिएगा। 25वां प्रश्न की ओर चलेंगे। 25वां प्रश्न है दक्षिण गोलार्ध में व्यापारिक पवनों के बहने की दिशा है, किधर से किधर है ये बताइएगा। तो दक्षिण गोलार्ध में जो व्यापारिक जो पवनें होती है वो बहने की दिशा बता रहा है, पूछ रहा है आपसे कि किधर होगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूरब से होता है, उत्तर पश्चिम से लेके दक्षिण पूरब से होता है व्यापारिक पवनें बहती है, याद रखिएगा। 26वां प्रश्न की ओर चलेंगे। 26वां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है। तो अगर पूछे कि कौन सा शहर जो है गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है ये बताइएगा, तो याद रखिएगा 26वां प्रश्न का आंसर जवाब दीजिएगा, आपके सामने आंसर है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा नक्सारी। नक्सारी क्या है भाई, नहीं है नक्सारी, सॉरी। पूछ रहा है गोदावरी शहर जो है, गोदावरी जो नदी है जो है, कौन सा ऐसा शहर है जो गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है। तो नक्सारी जो है एक शहर है जो कि वो नहीं है गोदावरी नदी के मतलब किनारे। कौन है, नासिक है, नांदेड़ है, याद रखिएगा, निजामाबाद है, ये सब जो है गोदावरी के नजदीक है, याद रखिएगा। गोदावरी कहाँ से बहती है ये मैं बता चुका हूँ, आप बताइए कहाँ से बहती है, उद्गम स्थल बताइए इसका। 27वां प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से, याद रखिएगा, भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियो धार्मिक धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है, बताइएगा। अगर पूछे आपसे कि भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियो धार्मिक धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है ये बताइएगा। 27वां प्रश्न का जवाब दीजिएगा मेरे दोस्त। तो याद रखिएगा थोरियम का है, याद रखेंगे। अगर जैसे ही रेडियो धार्मिक धातु का बात करेगा विश्व में, अगर भारत की बात करेगा तो थोरियम जो है भारत में विश्व का सबसे बड़ा भंडार है, याद रखेंगे। आगे चलेंगे 28वां प्रश्न की ओर चलेंगे। 28वां प्रश्न है कि भारत का सबसे अधिक लीची का उत्पादक राज्य है, बताइएगा। भारत का सबसे अधिक लीची का उत्पादक राज्य कौन सा है ये बताइएगा। तो याद रखिएगा बिहार जो है हमारा लीची का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, याद रखेंगे। ठीक है, लीची है, याद रखिएगा, बिहार का, याद रखेंगे। चलिएगा, किस नदी जो है, किस नदी तट के चौड़े होने का कारण है, तो याद रखिएगा भू संरचन है, जिसको हम लोग पाशीर वर्ग, याद रखिएगा पाशीर वर्ग अपर्दन कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर हो गए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, याद रखेंगे। 30वां प्रश्न की ओर चलेंगे। 30वां प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक घनत्व किसका था, बताइएगा। जनगणना 2011 के अनुसार जो है सबसे अधिक घनत्व किसका था ये बताइएगा। 2011 के अनुसार घनत्व पूछ रहा है मेरे दोस्त। ठीक है, तो 30वां प्रश्न का जवाब ऑप्शन नंबर डी दिल्ली है। देखिए यहाँ पे देना चाहिए था केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, इसका सवाल में कंफ्यूजन होता है, तो अगर आपसे पूछे कि केंद्र शासित प्रदेश के क्षेत्र में, तो दिल्ली को जवाब दीजिएगा। ठीक है, याद रखेंगे। तो जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक जो है घनत्व किसका है, तो दिल्ली का है, याद रखेगा। और रियल में दिल्ली का ज्यादा घनत्व है, याद रखेंगे। जितना न क्षेत्रफल उतनी जनसंख्या, याद रखेंगे। तो घनत्व के मामले में तो है मेरे दोस्त, याद रखिएगा। अगर पूछे कि दिल्ली का जनगणना का घनत्व के हिसाब से अगर पूछा जाए तो 11,320 है, याद रखिएगा, प्रति वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, याद रखिएगा। दिल्ली के बाद चंडीगढ़ का स्थान आता है, याद रखिएगा। सब केंद्र शासित प्रदेश है, याद रखिएगा, चंडीगढ़ आता है। इसके बाद पंडुचेरी आता है, याद रखिएगा, इसके बाद पंडुचेरी आता है। दूसरे नंबर पे आपका चंडीगढ़ बताया मैंने, तीसरे नंबर पे आपका आता है पंडुचेरी आता है। ये सब जो है आपका ये है, क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, केंद्र शासित प्रदेश है, याद रखिएगा। फिर दमन और दीप आते हैं, फिर दादर नगर हवेली आता है, लास्ट में अंडमान निकोबार आता है, याद रखिएगा। मतलब इसमें केंद्र शासित प्रदेश लिख देना चाहिए था, लेकिन लिखा नहीं, ये थोड़ा सा गलत है। ठीक है, चलिएगा, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, अच्छा लगा ये क्वेश्चन, सटीक है, याद रखिएगा। जीएसटी का कानून, याद रखिएगा, जीएसटी कानून लागू करने वाला पहला राज्य है, बताइएगा। जीएसटी का कानून जो है लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो याद रखिएगा असम जो है आपका पहला राज्य है, याद रखिएगा। तो जीएसटी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य जो है असम है, जो कि भारत में 1 जुलाई, याद रखिएगा 1 जुलाई, आपको 1 जुलाई कब लगाया, 2017 में ये लागू किया था, याद रखिएगा। ठीक है, आगे की ओर चलेंगे। याद रखिएगा, अगर पूछेगा जीएसटी क्या है, तो यह एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था है, याद रखिएगा। 25वां प्रश्न की ओर चलेंगे। भारत के ने दशमिक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू की, बताइएगा।
दशमिक जो है मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू की गई थी, ये बताइएगा। 32वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी 1957, याद रखिएगा 1957 में शुरू की गई थी, याद रखिएगा। चलिएगा आगे बढ़ते चलेंगे मेरे दोस्त। इसमें प्रश्न की ओर चलेंगे। 33वां प्रश्न है कि कर्नाटक, याद रखिए कर्नाटक संगीत में, याद रखिएगा कर्नाटक संगीत में जो है अलापना जो है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के शास्त्रीय संगीत जो होता है, हिंदुस्तानी जो शास्त्रीय संगीत है के समान होता है क्या? अलापना, याद रखिएगा कर्नाटक संगीत में अलापना जो है हिंदुस्तानी जो शास्त्रीय संगीत है के समान होता है। तो बताइएगा उसका नाम बताइएगा। आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। है तो कौन है ये बताइएगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा आलाप, याद रखिएगा आलाप, याद रखिएगा आलाप है तो आलाप, देखिए अलापना है तो आलाप होगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आपके सामने 34वां प्रश्न का आंसर है। 34वां प्रश्न का क्वेश्चन है अधिकारियों का आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य के, बताइएगा अधिकारियों का आदर्शवादी सिद्धांत जो है मनुष्य के क्या है, यह बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर डी है, याद रखिएगा नैतिक विकास पर बल देता है, याद रखिएगा नैतिक विकास पर बल देता है, ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है सही है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलते हैं 35वां प्रश्न की ओर चलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, खाली जगह है, को मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाते हैं मेरे दोस्त, तो आप अच्छे से जानते हैं 21 जून को मनाते हैं। तो अगर आपसे पूछे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाते हैं तो याद रखिएगा आप 21 जून को टिक लगा दीजिएगा। आगे की ओर चलेंगे। बिरजू महाराज, याद रखेंगे 36वां प्रश्न है। बिरजू महाराज जो हैं, खाली जगह है के एक प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं। बिरजू महाराज जो हैं खाली जगह है के प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं, कौन है ये बताइएगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर, याद रखिएगा कथक नृत्य हैं बिरजू महाराज, याद रखिएगा एक प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं, एक तरह से याद रखिएगा कथक नृत्य के एकदम प्रतिपादक हैं, याद रखिएगा बिरजू महाराज, याद रखिएगा। चलेंगे आगे की ओर। 37वां प्रश्न की ओर चलेंगे। जीवों की आकृति, याद रखिए जीवों की आकृति एवं संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है मेरे दोस्त। जीवों के जो है जीवों की जो आकृति होती है या संरचना होती है उसकी अध्ययन जो है क्या कहलाता है ये बताइएगा। आपके सामने 37वां प्रश्न का जवाब दीजिए। तो याद रखिएगा आपके सामने ऑप्शन नंबर बी है, याद रखिएगा इसको आकारी की ये कहते हैं, याद रखिएगा आकारी की कहते हैं, याद रखिएगा इसको इंग्लिश में हम लोग मोर्फोलॉजी कहते हैं, मोर्फोलॉजी कहते हैं, क्या कहते हैं मोर्फो, याद रखिएगा लॉजी कहते हैं, लॉजी कहते हैं। तो इससे अच्छा है आप अंग्रेजी में याद कर लेंगे मोर्फोलॉजी, मतलब म है ये, याद रखिएगा मोर्फोलॉजी। चलिएगा आगे चलते हैं। 38वां प्रश्न का जवाब देंगे। 38वां प्रश्न क्या बोलता है मेरे दोस्त, चलिए ध्यान से देखते हैं, थोड़ा सा वेट करें, सॉरी। 38वां प्रश्न क्या बोलता है, चलिए बढ़िया से कर देता हूँ। एक कोशिकीय को हम एक कोशिकीय या यूकेरियोटिक जो होता है, यूकेरियोटिक जो होता है एक कोशिकीय और यूकेरियोटिक सूक्ष्म जीवों को दिया गया नाम बताइए, उसका नाम क्या है। तो याद रखिएगा प्रोटिस्टा है, याद रखिएगा प्रोटिस्टा है, याद रखेंगे। ये एक तरह से क्या होता है कि कोशिकीय जो होते हैं ये एक तरह से परजीवी जो होते हैं अथवा प्रकाश संश्लेषण के क्रिया के द्वारा ये जो अपना भोजन का भरण पोषण करते हैं, याद रखिएगा उसी को प्रोटिस्टा कहते हैं, याद ध्यान रखेंगे। आगे चलेंगे 39वां प्रश्न की ओर चलेंगे। भोजन का पाचन सामान्य रूप से, बताइएगा भोजन का जो पाचन है सामान्य रूप से खाली जगह है में होता है। आपका सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। तो अगर भोजन की पाचन की अगर बात करते हैं तो बताइएगा कहाँ होगा। 39वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा छोटी आंत में होता है, ये ध्यान रखेंगे। आगे चलेंगे। चलिए दोस्त 40वां प्रश्न है। उभयचरों में श्वसन की विधि जो होती है क्या होती है। तो याद रखिएगा मुख से भी होता है, त्वचा से भी होता है, फुफ्फुस मतलब गलफड़े से भी होता है, याद रखिएगा उपरोक्त में से सभी से होता है, याद रखिएगा। लेकिन फेफड़ा से अगर बात किया जाए तो मनुष्य को याद करेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। उभयचर जो है मुख, फुफ्फुस मतलब गलफड़े और त्वचा सभी से करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलेंगे। आगे सवाल बनता है मेरे दोस्त 41वां प्रश्न। रक्त समूह प्रणाली की खोज जो है ने की थी। रक्त समूह प्रणाली की खोज कौन किया था। तो ऑप्शन नंबर डी कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था, याद रखिएगा। आगे की ओर चलेंगे। आगे है 42वां प्रश्न की ओर चलेंगे। निम्न में से कौन सा अंग जो है मनुष्य के मादा प्रजनन से संबंधित नहीं है।
मादा प्रजनन से संबंधित नहीं है, वो बताइएगा। 42वां प्रश्न का जवाब देंगे, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। शुक्र वाहिका से जो है आपको ये प्रजनन से संबंधित नहीं है, गर्भाशय है, अंडा वाहिक है और अंडाशय है, ये सब जो है गर्भाशय से संबंधित है, याद रखिएगा। तो मनुष्य के मादा प्रजनन से संबंधित नहीं है, तो शुक्र वाहिका जो है नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, चलेंगे आगे की ओर। मादा मतलब महिला से संबंधित बोल रहा है, याद रखिएगा। आगे चलेंगे, आगे सवाल बनता है 43वां प्रश्न की श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग जो है किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होता है। तो श्वसन तंत्र से संबंधित जो है विभिन्न रोग जो हैं किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होता है, ये बताइएगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए वायु प्रदूषण से होता है, ये ध्यान रखिएगा। आगे चलेंगे 44वां प्रश्न की ओर चलेंगे। 44वां प्रश्न क्या है मेरे दोस्त कि पेनिसिलिन, याद रखिएगा पेनिसिलिन के जैव प्रतिरोध गुण धर्मों की खोज जो है की गई है। तो पेनिसिलिन के जैव प्रतिरोध गुण धर्मों की खोज की गई है, तो कौन किया है मेरे दोस्त, किनके द्वारा किया गया है, ये सवाल पूछ रहा है आपसे। तो 44वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा किया गया है। ये आप जानते हैं, पेनिसिलिन की जैसे ही बात हो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को याद करेंगे। आगे सवाल है 45वां प्रश्न की ओर चलेंगे। 45वां प्रश्न है मेरे दोस्त जड़ की कोशिका में उपस्थित लवक को कहते हैं। तो जड़ की कोशिका में उपस्थित लवक को क्या कहते हैं, ये बताइएगा। 45 का आंसर का जवाब दीजिएगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे, ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं, याद रखिएगा। क्या कहेंगे, ल्यूकोप्लास्ट कहेंगे, ये ध्यान रखिएगा। 46वां प्रश्न की ओर चलेंगे। मछली से प्राप्त कार्ड, याद रखिएगा यकृत तेल इसमें समृद्ध होता है, बताइएगा। मछली से प्राप्त जो कार्ड है यकृत तेल इसमें समृद्ध होता है, तो किस में समृद्ध होता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी विटामिन ए और डी में होता है, ये ध्यान रखिएगा। विटामिन ए और डी में होता है, ये ध्यान रखिएगा। आगे सवाल बनता है 47 की ओर चलते हैं। तो आहार श्रृंखला, याद रखिएगा आहार श्रृंखला में मौजूद मेढक, टिड्डा, घास और सांप में जो है यदि घास जो है प्रथम पोषी स्तर पर है, याद रखिएगा, तो तृतीय पोषी स्तर पर होगा। तो देखिए इसमें क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से थोड़ा देखना पड़ेगा। क्या है कि आहार श्रृंखला में जो मौजूद है मेढक है, टिड्डा है, घास है, जो है मेढक और टिड्डा है, जो घास और सांप जो है, मतलब मेढक और टिड्डा जो है घास और सांप में यदि घास प्रथम पोषी स्तर है तो तृतीय पोषी स्तर पर होगा, क्या होगा बताइएगा। तृतीय स्तर पर पोषी स्तर पर क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो इसमें सिंपल आप जवाब दे सकते हैं मेढक ही होगा। तृतीय पोषी स्तर पर आपको मेढक को देखा जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं। आगे सवाल बनता है 48वां प्रश्न है। 48वां प्रश्न है मेरे दोस्त दूध की संघनता मापने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण है। तो अगर याद रखिएगा दूध की संघनता मापने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण है, क्या उपकरण है ये बताइएगा। 48 का आंसर का जवाब दीजिएगा ऑप्शन नंबर बी लैक्टोमीटर, याद रखेंगे। तो क्या बोलिएगा, लैक्टोमीटर बोलिएगा, या ध्यान रखिएगा। दूध की संघनता मापने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण क्या है, लैक्टोमीटर है, ये ध्यान रखिएगा। आगे की ओर चलते हैं मेरे दोस्त। चलिएगा 49वां प्रश्न की ओर चलेंगे। एक वस्तु का सीधा रेखा में 40 ms के वेग से चलते हुए त्वरण जो है 4 ms² से बढ़ता है। उस वस्तु की जो है 10 सेकंड के बाद गति क्या होगी, बताइएगा। गति जो है क्या होगा ये बताइएगा। तो याद रखिएगा एक वस्तु का सीधा रेखा से 40 मीटर सेकेंड, याद रखिएगा, के वेग से चलते हुए त्वरण त्वरण 4 ms² से बढ़ता है। उसी वस्तु की 10 सेकंड के बाद गति क्या होगी, 10 सेकंड बाद गति क्या होगी। 49 का आंसर करवा दीजिए। तो क्या होगा, कुछ नहीं, 40, याद रखिएगा 40 + 4 × 10 कर दीजिए, बराबर हो जाएगा 40 क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो 80 ms हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, 80 ms हो जाएगा, याद रखेंगे। 50वां प्रश्न की ओर चलेंगे। 50वां प्रश्न है कि खाली जगह का प्रयोग हवा में बल और वेग मापने के लिए किया जाता है। तो अगर पूछे कि खाली जगह का प्रयोग हवा के बल और वेग मापने के लिए किया जाता है, ये बताइएगा 50वां प्रश्न का। तो ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे, एनीमोमीटर होगा, ये ध्यान रखिएगा। क्या होगा, एनीमोमीटर होगा, ये ध्यान रखिएगा। 51 का आंसर का जवाब दीजिए। यदि किसी वस्तु का वेग जो है 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गति ऊर्जा होगी। यदि किसी वस्तु का वेग जो है 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गति ऊर्जा होगी, क्या होगी मेरे दोस्त, ये बताइएगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी 4 गुना हो जाएगी, ये ध्यान रखिएगा।
चलिएगा 52 का आंसर का जवाब दीजिए। मानव के लिए श्रव्य आवृत्ति की पारश जो है पारश है क्या है? तो अगर पूछे कि मानव के, याद रखिएगा यहाँ पे थोड़े से अच्छे से कर देता हूँ मेरे दोस्त, याद रखिएगा 52 की अगर बात करें तो मानव के लिए श्रव्य आवृत्ति जो होती है, सुनने की आवृत्ति जो होती है कि पारश है क्या है? पारश कितना होना चाहिए बताइएगा? हार्ट्स पूछ रहा है आपसे। तो याद रखिएगा 52 का ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे, 20 से 20,000 हार्ट्स होंगे। याद रखिएगा एच जेड से इंडिकेट करते हैं, याद रखिएगा एच जेड से, याद रखिएगा। चलेगा 53 का आंसर का जवाब दीजिए। गहरे सागर, याद रखिएगा गहरे सागर में गोताखोर इसलिए विशिष्ट सूट पहनते हैं। याद रखिएगा गहरे सागर में गोताखोर जो हैं इसलिए विशिष्ट सूट पहनते हैं। तो क्यों पहनते हैं ये बताइएगा? तो याद रखिएगा ये समुद्र के उच्च दाब से बचने के लिए ये पहनते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, बहुत सिंपल था, इसलिए आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल है 54 कि प्रकाश वर्ष इसकी इकाई है। प्रकाश वर्ष जो है इसकी इकाई है, तो किसकी इकाई है ये बताइएगा? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी दूरी का है, ये ध्यान रखिएगा। किसका है मेरे दोस्त? तो दूरी का है, ये ध्यान रखिएगा। 55वां प्रश्न का जवाब देंगे। प्रकाश कणों से मिलकर क्या बनता है? तो याद रखिएगा प्रकाश कणों से मिलकर क्या बनता है ये बताइएगा? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा कणिका बनता है, ये ध्यान रखिएगा। 56 का आंसर का जवाब दीजिए। एक लंबी और सीधी, याद रखिए एक लंबी और सीधी सोलनॉइड, याद रखिए सोलनॉइड जिसमें विद्युत प्रवाह हो रहा हो, विद्युत प्रवाह जो हो रहा हो, तो सोलनॉइड जो है ये भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? मतलब इसके भीतर जो है ये भीतर चुंबकीय क्षेत्र जो है क्या होगा ये बताइएगा? मतलब क्या समझा जाएगा ये बताइएगा? तो याद रखिएगा उसके सिरे की तरफ घटती हुई नजर आएगी, मतलब उसके सिरों की तरफ जो है घटते जो होता है क्या होता है? घटते नजर आएगी, याद रखिएगा। मतलब चुंबक के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र का रेखाओं का दिशा जो है ना अपने जो है दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होता है, याद रखिएगा। तो ये घटते हुए दिखाई देगी। ठीक है, आगे चलेंगे। नहीं समझ में आया तो ये क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हैं, लेकिन है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं। सही विकल्प का चयन कीजिए, सही विकल्प का चयन कीजिए जो कि ऑक्सीजन जो है जलाना, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है बुझाना होगा। ऑप्शन नंबर, ये रीजनिंग था इसलिए ऑप्शन नंबर बी ये होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, याद रखिएगा। चलेंगे आगे की ओर, आगे चलेंगे 58 का आंसर का जवाब दीजिए। सहसंयोजक अणु का एक उदाहरण है, सहसंयोजक अणु का एक उदाहरण है क्या है बताइएगा? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा कार्बन ट्रेडा क्लोराइड है, याद रखिएगा ट्रेडा क्लोराइड है, याद रखिएगा ट्रेडा, याद रखिए ट्रेट्रा क्लोराइड है, यह ध्यान रखिएगा। चलिए 59 में क्या है कि एक परमाणु जो है परमाणु के नाभिकीय में सम्मिलित है। तो एक परमाणु नाभिकीय में जो है सम्मिलित है, क्या सम्मिलित है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखेंगे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है सम्मिलित है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है सम्मिलित है, ये ध्यान रखिएगा। चलिएगा आगे 60 प्रश्न का जवाब दीजिएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है विकल्प अक्रिय गैस नहीं है? अक्रिय गैस कौन सा नहीं है ये बताइएगा? आपके लिए आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। 60 प्रश्न का जवाब दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा क्लोरीन है, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर आप पूछे आपसे कि अक्रिय गैस नहीं है तो क्लोरीन जो है अक्रिय गैस नहीं है। ऑर्गन है आपका क्रिप्टॉन है, याद रखिएगा जिनान है, याद रखिएगा ये अक्रिय गैस है, याद रखिएगा। लेकिन आपका क्लोरीन जो है अक्रिय गैस नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं मेरे दोस्त, आगे चलेंगे। आगे सवाल मेरा बनता है मेरे दोस्त 61 का कि निम्नलिखित में से, याद रखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा जो है सामान्य नमक का स्रोत है बताइएगा? निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य नमक का स्रोत है ये बताइएगा? 61 का आंसर का जवाब दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर याद रखिएगा बी होगा, हैलाइट है, याद रखिएगा। अगर पूछे आपसे कि सामान्य नमक का स्रोत अगर पूछे आपसे तो याद रखिएगा 61 का ऑप्शन नंबर बी बोलिएगा, याद रखिएगा हैलाइट है, याद रखिएगा हैलाइट सोडियम इसे बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ध्यान से याद रखिएगा हैलाइट बोलते हैं, लाहौरी नमक भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? लाहौरी, याद रखिएगा लाहौरी नमक भी बोलते हैं, याद रखिएगा इसे। और इसे सेंधा नमक भी बोलते हैं, सेंधव नमक भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा बहुत सारे नाम बोलते हैं, इसलिए इसमें ऑप्शन के अनुसार हैलाइट सोडियम भी बोल सकते हैं। मतलब हैलाइट सोडियम क्लोराइड पूरा नाम इसका है, याद रखिएगा। ठीक है, अगर हैलाइट दिया है तो हैलाइट कर दीजिएगा, नहीं तो हैलाइट सोडियम क्लोराइड देगा तो वो भी होगा, याद रखिएगा। साधारण नमक चाहे तो साधारण नमक कर सकते हैं, याद रखेंगे। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं।
आगे आपका आंसर बनता है मेरे दोस्त यहाँ 62 का, देखिएगा गमेक्सिन। याद रखिएगा गमेक्सिन जो है DDT और ब्लीचिंग पाउडर महत्वपूर्ण यौगिक हैं। याद रखिएगा गमेक्सिन, याद रखिएगा गमेक्सिन, DDT और ब्लीचिंग पाउडर महत्वपूर्ण यौगिक है। किसका है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा क्लोरीन का है, याद रखेंगे। तो क्लोरीन का अगर आपसे पूछे तो याद रखिएगा इसका जो है बताइएगा, इसका सूत्र अगर पूछे, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र अगर आपसे पूछे तो क्या बोलिएगा? तो याद रखिएगा इसका सूत्र है CaOCl2, याद रखिएगा इसका सूत्र है, याद रखेंगे। तो चलिएगा आगे की ओर चलेंगे। वीडियो मैं बना चुका हूँ सूत्र पे, नहीं तो एक बार और बना दूंगा जिससे कि आपको याद हो जाए कि अगर सूत्र आए तो आप उसे छोड़ के नहीं आए। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। चलिएगा 63वां प्रश्न की ओर चलेंगे। 63वां प्रश्न है कि मोमबत्ती का जलना निम्न में से किस परिवर्तन का उदाहरण है? अगर मेरा वीडियो नहीं देखे हैं आप साइंस का 2 बजे तो जाके देख लेंगे, क्योंकि उसका PDF बना हुआ है, साइंस करके याद रखेंगे। तो याद रखिएगा मोमबत्ती का जलना निम्न में से किस परिवर्तन का उदाहरण है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर C याद रखेंगे, भौतिक व रासायनिक परिवर्तन दोनों में होता है, याद रखेंगे। चलिएगा आगे का सवाल का जवाब दीजिएगा। 64वां प्रश्न है, यह बताइएगा गैल्वनाइजेशन, याद रखिएगा गैल्वनाइजेशन का मतलब इस्पात पर किसकी पतली परत के साथ आवरण करना है, बताइएगा। आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे मेरे दोस्त। इसका जवाब देंगे 64वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर B, जस्ता का। जैसे ही पीतल की परत की बात करेगा जस्ता को याद कर लेंगे, ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर B याद रखेंगे। आगे की ओर चलेंगे। आगे का सवाल है कि 65वां प्रश्न क्या है आपको कि ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन जो है क्या है, बताइएगा। तो ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन है, तो इस 4 ऑप्शन के हिसाब से आपको जवाब देना है। 65 का आंसर का जवाब दीजिए। तो ऑप्शन नंबर B याद रखिएगा क्षमा अव्यय है, याद रखिएगा अव्यय है, याद रखिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे की ओर चलेंगे। 65वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर B दे चुके हैं, आगे चलते हैं। 66वां प्रश्न की ओर चलेंगे। 66वां प्रश्न है कि संक्षेपण बहुलक जो है का उदाहरण है। संक्षेपण बहुलक का उदाहरण क्या है? आपके सामने 66 का आंसर का जवाब दीजिए। ऑप्शन नंबर B याद रखिएगा टेरिलीन, याद रखिएगा टेरिलीन, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आपको 1996 के जो 1999 का मतलब 1999 का क्वेश्चन जो सार संग्रह 12 बजे किए हैं उसमें ये दिया था, जस्ट यही क्वेश्चन पूछा था, याद रखिएगा। चलेंगे, ये भी सवाल आपका हो चुका है मेरे दोस्त, ये दोबारा क्वेश्चन हो रहा है। 1999 का ये प्रश्न है, आपको जवाब देना है कि बंकिम चंद्र चटर्जी जो हैं कि आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख किए हैं। देखिए ये प्रश्न अगर आप BPSC का अगर हिंदी का आप देने गए होंगे, कोई भी एग्जाम देने गए होंगे मेरे दोस्त, तो ये प्रश्न हिंदी का जो एग्जाम देने गए थे 9 to 10 का, उनमें ये सवाल हूबहू पूछा था कि बंकिम चंद्र चटर्जी जो हैं जिनका आनंद मठ में जो है किस विद्रोह का उल्लेख है। तो अब बताइए आनंद मठ से जो है किससे संबंध है, ये 4 ऑप्शन के हिसाब से बताइए। ये ऑप्शन नंबर 5वां भी दिया हुआ है, तो बताइएगा 67 का आंसर का जवाब दीजिएगा। तो याद रखिएगा सन्यासी से है, जो ऑप्शन नंबर A दिए वो सही जवाब दिए हैं, ध्यान रखिएगा सन्यासी से है। अब से गलती अगर जिनसे हुआ है वो गलती ना करेंगे, याद रखिएगा। तो आनंद मठ अगर पूछ दे तो सन्यासी जवाब देंगे, ठीक है। आगे की ओर चलेंगे। आगे है 68 का आंसर का जवाब दीजिए। मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो मगध विश्वविद्यालय अगर पूछे कहाँ स्थित है तो आप अच्छे से जवाब दे सकते हैं, बोध गया में है, याद रखिएगा, मतलब गया के बोध गया में है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलेंगे। 69 का आंसर का जवाब दीजिएगा कि महाराष्ट्र के किस जिले में भारत का पहला गवर्नर तटस्थ गांव का विकास हो रहा है। मतलब कहने का मतलब है कि महाराष्ट्र का जो है किस जिले में भारत का पहला जो है कार्बन तटस्थ, ठीक है, गांव का विकास हो रहा है। एक तरह से गांव है उसका विकास हो रहा है, इस 4 ऑप्शन में कहाँ हो रहा है ये बताइएगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर D थाने, इसे थाने बोलते हैं, याद रखिएगा थाने में हो रहा है, याद रखेंगे। आगे चलेंगे 70 प्रश्न की ओर चलेंगे। 70 प्रश्न में है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन जो है ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ जो है ऑफ येलो स्टार, याद रखिएगा, से सम्मानित किया गया है। यह किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, याद रखिएगा, किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ये बताइएगा। तो याद रखिएगा सूरीनामा जो है देश का जो है सर्वोच्च
जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे की ओर चलेंगे। आगे सवाल है 71वां प्रश्न की ओर चलेंगे। 71वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी संगठन की स्थापना के लिए स्विट्जरलैंड व्यवसायिक जो है स्विट्जरलैंड व्यवसायिक याद रखिए व्यवसायी जीन हेनरी ड्यूनेट मुख्य प्रेरक थे, याद रखिएगा। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय जो मानवतावादी संगठन की स्थापना के लिए स्विट्जरलैंड के व्यवसायी जो हैं जीन हेनरी याद रखिए व्यवसायी जीन हेनरी ड्यूनेट याद रखिएगा मुख्य प्रेरक थे। मतलब किसके मुख्य प्रेरक थे ये पूछने का मतलब है। तो कौन अंतर्राष्ट्रीय है, किस अंतर्राष्ट्रीय मानवता संगठन, उसका नाम बताइएगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति है, याद रखेंगे। चलेंगे फटाफट खत्म करेंगे मेरे दोस्त। आगे चलेंगे। 72वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय भगोरिया उत्सव मनाती है, याद रखिएगा। कौन ऐसा जनजाति है जो कि भगोरिया उत्सव मनाती है, ये बताइएगा। 72 का आंसर का जवाब देंगे। याद रखिएगा भील जनजाति जो है भगोरिया याद रखिएगा उत्सव मनाती है, तो भगोरिया भील से है, याद रखेंगे। आगे चलेंगे 73वां प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इनमें से किससे संबंधित है। अगर आपसे पूछे कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एलपीजी कनेक्शन से होगा। याद रखिएगा एलपीजी कनेक्शन गैस से संबंधित है, याद रखिएगा। आगे चलेंगे मेरे दोस्त। आगे सवाल बनता है आपका कि यहाँ देखिएगा 74 का कि आईसीसी, ठीक है, आईसीसी पुरुष क्रिकेट जो है पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2019 का आयोजन जो है खाली जगह में हुआ था। तो अगर पूछे आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2019 का आयोजन जो है कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा मतलब हुआ था ये बताइएगा। 74 का आंसर का जवाब दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे, न्यूजीलैंड में हुआ था। जवाब दीजिएगा कर्नाटक में स्थित जो है कैगा, याद रखिएगा कर्नाटक में स्थित जो है कैगा है, याद रखिएगा किसके लिए प्रसिद्ध है, बताइएगा कैगा जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, ये बताइएगा मेरे दोस्त। 75 का आंसर का जवाब देंगे। तो याद रखिएगा ये जो है नाभिकीय संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है, ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे। आगे चलेंगे 76 का आंसर का जवाब दीजिए। तो संसद के 2 क्रमिक याद रखिएगा संसद के 2 क्रमिक सत्रों के बीच जो है अधिकतम कितने अंतराल होते हैं। मतलब संसद के 2 क्रमिक जो हैं सत्रों जो होता है सत्र जो होता है के बीच जो है अधिकतम कितने अंतराल होते हैं, मतलब कितने अवधि होते हैं, बताइएगा कितने अंतराल हो सकते हैं, ये बताइएगा। आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे मेरे दोस्त। 76 का आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, 6 माह होता है, याद रखिएगा। अधिकतर 6-3 ऐसे ही चलता है, तो 6 माह याद रखेंगे। आगे सवाल बनता है 77 का आंसर का जवाब दीजिए। भारत में मयूर सिंहासन कौन लेकर गया था, याद रखिएगा। भारत से मयूर सिंहासन जो है कौन लेकर गया था, ये बताइएगा। मयूर सिंहासन जो है कौन लेके गया था, ये बताइएगा। आपके सामने 77 का आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर ए, नादिर शाह ले गया था, याद रखिएगा। कौन ले गया था, नादिर शाह, याद रखिएगा। 78 का आंसर का जवाब दीजिएगा कि निम्नलिखित में से याद रखिएगा निम्नलिखित में से किस वर्ष 2019 के लिए कला अभिनय रंगमंच के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, उनका नाम बताना है, बताइएगा। 78 का आंसर का जवाब दीजिएगा। तो याद रखिएगा बलवंत मोरसेवर पुरंदर, याद रखिएगा पुरंदर, याद रखिएगा पुरंदर, याद रखिएगा नाम है इनका। पुरंदर भी कर सकते हैं, याद रखिएगा। मोरेश्वर नाम है इनका, याद रखिएगा। बलवंत मोरेश्वर पुरंदर नाम है, याद रखेंगे। तो इन्हें 2019 में मिला था, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, याद रखेंगे। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे सवाल है 79 का आंसर का जवाब दीजिए। इनमें से याद रखिएगा इनमें से कौन सा जो है ब्रह्मपुत्रा नदी का उद्गम स्थल है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन ये है कि ब्रह्मपुत्रा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, ये बताइए। मतलब कहाँ से हुआ था, यह बताइएगा। तो याद रखिएगा मानसरोवर झील, याद रखेंगे। तो क्या बोलिएगा, मानसरोवर झील से ब्रह्मपुत्रा नदी का उद्गम स्थल है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे, मानसरोवर झील से। ठीक है, आगे चलेंगे। ठीक है, यह नदी जो है आपका ब्रह्मपुत्रा जो है, अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। यह नदी जो है 3 देश से होती है, तिब्बत, भारत, बांग्लादेश होकर बहती है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। 80 प्रश्न की ओर चलेंगे। 80 प्रश्न में आप देख लीजिए कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति
में भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है? तो आप जानते हैं सबसे पहला ऑप्शन जो आप देख रहे हैं वही आंसर होगा, लेकिन आपको अपने अनुसार बताना है सबसे पहले कि क्या होगा मेरे दोस्त। तो याद रखिएगा भारत का ऑप्शन नंबर ए जो लगाएं वो सही लगाएं। भारत का मुख्य न्यायाधीश ही जो है फिर कार्यभार संभाल सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। 81 का आंसर का जवाब दीजिए। 81 का आंसर का जवाब है कि प्रसिद्ध यात्री और लेखक जो है मोहम्मद इब्न बतूता किस देश से संबंधित है? याद रखिएगा किस देश से संबंधित है, जिन्होंने 14वीं शताब्दी में भारत सहित कई देशों की यात्रा की थी। तो आप जानते हैं कि इब्न बतूता जो है मोरक्को से संबंधित है, याद रखेंगे। जो ऑप्शन नंबर डी लगाए हैं वो सही लगाए हैं, याद रखिएगा। ये इब्न बतूता जो है किसके शासनकाल में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था, ये ध्यान रखिएगा। मोहम्मद बिन का शासनकाल चल रहा था, उसी समय इब्न बतूता रहता था, याद रखिएगा। चलिएगा आगे क्यों चलेंगे। देश तो बता दिया मैंने, मोरक्को, याद रखेंगे। 82 का आंसर का जवाब दीजिएगा कि निम्नलिखित में से, याद रखिएगा, निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम से पहले गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे? मतलब निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम से पहले जो है गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर किए गए? ये आपके 4 ऑप्शन हैं, जवाब देंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत सटीक प्रश्न है, याद रखिएगा। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जो है ये हस्ताक्षर किए गए थे, याद रखिएगा। तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन कार्यक्रम से पहले गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर हुए थे, याद रखिएगा। ठीक है, याद रखेंगे। तो अगर आपसे पूछे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, तो 1931 में हुआ था, याद रखेंगे। अब आपसे एक सवाल है, मैं पढ़ा चुका हूँ एक बार, तो बताइए कहाँ हुआ था, याद रखेगा। तो चलिए आपको मैं ये भी बता दूं, लेकिन चलिए आप बताइएगा। ऐसे नालंदा में हुआ था, ये ध्यान रखिएगा, आयोजित हुआ था। तो बताइएगा गांधी इरविन समझौता जो है कब हुआ था, ये आप बताइएगा। चलिए मैं बता दिया, लेकिन गांधी इरविन समझौता कब हुआ था ये बताइएगा। ठीक है, चलिए 83 का आंसर का जवाब दीजिए। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो है ILO की स्थापना जो है किस वर्ष हुई? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की अगर बात करते हैं तो याद रखिएगा आप 83 का आंसर का जवाब दीजिए। तो याद रखिएगा जो है आपको जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ था, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा कब हुआ था ये बताइएगा। तो 1919 में हुआ था, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी जो है, याद रखिएगा। तो अगर आपसे पूछे कि श्रम संगठन जो है ILO की स्थापना जो है 1919 में हुआ था, कहाँ हुआ था? तो जिनेवा का स्विट्जरलैंड में हुआ था, मतलब मुख्यालय इसका है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। अगर वर्तमान में अगर देखा जाए, आपको सदस्य पूछे तो 187 सदस्य हैं, 187। ठीक है, सदस्य हैं, देश मतलब है, याद रखिएगा। चलिएगा आगे चलेंगे। आगे है 84 का आंसर का जवाब दीजिए कि निम्नलिखित में से किसने भारत का 3 चरण वाला नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम तैयार किया था? बताइएगा किसने भारत का 3 चरण वाला नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम तैयार किया था, उनका नाम बताइए। इनमें 4 ऑप्शन है, बताएंगे। 84 का आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा, होमी जहांगीर भाभा ने किया था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिएगा ये अंतिम प्रश्न है जीके का आपका, देख सकते हैं। 50वां प्रश्न है कि किसी लोक सेवक को निम्नलिखित में से क्या बनने की अनुमति नहीं है? क्या बनने की अनुमति नहीं दी गई है ये बताइएगा। आपके सामने 85 का आंसर का जवाब, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी, याद रखेंगे, संसद। क्या नहीं बनने का है? तो संसद बनने की अनुमति नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं मेरे दोस्त। आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और खान सर को ख़त्म करने में 5 सेट और है, 5 दिन और लगेंगे, और ये ख़त्म होने के बाद आपको नए जो है आपका प्रैक्टिस सेट चालू हो जाएगा, जो आप लोगों का डिमांड है। तो ध्यान रखिएगा। और सबसे बड़ी बात कि अब जो भी प्रैक्टिस सेट ख़त्म हुआ है उसका भी आपको फरवरी के लास्ट एंड में, फरवरी जब एग्ज़ाम का जो आ जाएगा उसके बाद एक क्रैश कोर्स के रूप में जितना भी प्रैक्टिस सेट 1 से लेके आपका जितना भी 15 प्रैक्टिस सेट होते हैं महा मैराथन के रूप में आपको डाल दिया जाएगा। आप चाहेंगे तो दोबारा देख के आप उसे रिजल्ट को क्लियर कर सकते हैं। मेरा एनालिसिस किया हुआ कैसा लग रहा है कमेंट करेंगे और सब्सक्राइब और लाइक करते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद मेरे दोस्त। और सपोर्ट करने के लिए तो तहे दिल से धन्यवाद। चलिए बाय बाय, टाटा।